अच्छा जी, देखो भाई, अब जो क्लासेस हमारी आखिरी आखिरी की कुछ क्लासेस हैं, पेपर वन फोकस्ड भी मैंने क्लासेस रखी हैं, फिर इसके बाद मैंने पेपर टू फोकस भी रखी हैं। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग दीज क्लासेस एट दिस पॉइंट इज, हमारे एग्जाम्स में अब कुछ दिन बाकी हैं, ठीक है। कितने दिन बाकी हैं एग्जाम में हमारे पास? अब आज हो गई है 13th ऑफ मई। टुडे इज 13th ऑफ मई, एंड वी हैव टू डू दिस अक्टूबर 2024 वेरिएंट नंबर 12। तो 3 दिन रह गए एग्जाम में ना। 16th मई को एग्जाम है, 16th मई 2025, एंड वी आर क्वाइट नियर आवर एग्जाम डे। एंड AM एग्जाम है या PM एग्जाम है? हम्म एग्जाम इज AM ना। सो इट विल स्टार्ट एट, वेरी नाइस, इट विल स्टार्ट एट 9 AM। ओके। और पेपर वन जब करने जाएंगे 16th ऑफ मई को, तो जाहिर है इससे पहले कि तुम अब एक्चुअली पेपर देने बैठ जाओ, इससे पहले हम थोड़ी सी टेक्निक्स डिस्कस कर लें। एंड वी शुड बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग पेपर वन। इससे पहले भी हमने पेपर वन किए हैं काफ़ी सारे, लेकिन अब ये फाइनली एक दफ़ा मैंने सोचा था कि लास्ट में हम ये कुछ क्लासेस रख लें which will basically help us to revise uh, the main techniques। एंड तुम्हारे अगर कोई सवाल हैं, या अगर तुम्हारा ऐसे कोई क्यूरी है या कोई कंसर्न है, जो कोई तुम टॉपिक अगर समझना चाह रहे हो, कोई भी इस तरह के कंसर्न्स हो, तो तुम डेफिनेटली इन क्लासेस में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड पेपर वन की मैं थोड़ी सी टेक्निक्स बता दूं वापस से ऊपर से एक दफ़ा, कि व्हेन यू विल बी अपेयरिंग फॉर पेपर वन ऑन 16th ऑफ मई, सो दिस पेपर इज ऑफ 1 hour and 30 minutes। 1.5 घंटे का एग्जाम है। 9 बजे एग्जाम ये स्टार्ट होगा, और 10:30 बजे सुबह जो है वो ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। और टोटल जो ये एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होता है। एंड टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से चारों अटेम्प्ट करने होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और इन 80 मार्क्स हैं, और टोटल हमारे पास है 1.5 घंटा, 1 hour and 30 minutes। सो नाउ वी हैव टू यूज दिस 1.5 घंटा वेरी वेरी सेंसिबली, केयरफुली, बिकॉज ये जो 1.5 घंटा होगा ना हमारा एग्जाम का, this 1.5 घंटा is actually going to play a very important role in our entire year। because पूरा साल अगर हमने मेहनत की है, पूरा साल तुम लोगों ने मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, इतना मेहनत, इतना टाइम लगाया है, क्लासेस ली हैं, चीज़ें की हैं। अब जाहिर है जब आखिर में एग्जाम टाइम आता है ना, तो वो एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। बिकॉज in this 1.5 hour, I will have to reflect the performance of my entire session, of my entire year. As a student, 1.5 घंटा will hold immense value for you, right? एंड इंशाल्लाह हम इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, हमारे अच्छे ग्रेड्स भी आएंगे। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रेड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द टेक्निक्स, द माइंडसेट दैट यू हैव। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस, इट्स ऑल्सो अबाउट द माइंड सेट। सिर्फ एग्जाम में जाके एग्जाम देना नहीं होता है, उस एग्जाम डे को अच्छे से अप्रोच करना होता है। when you go for an exam, you have to approach that exam well। okay, that's a really, really important thing। so एग्जामिनेशन सीट पे जो है ना, एटलीस्ट मैं रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, कि वो एटलीस्ट आधा घंटा पहले, 8:30 AM, एटलीस्ट आधा घंटा पहले वो रिपोर्ट करें। और अपनी सीट पे तुम लोग आधा घंटा पहले होने चाहिए। एग्जाम सेंटर पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीट पे बैठे हो तुम लोग एटलीस्ट आधा घंटा पहले, ठीक है। क्योंकि असल स्टेट में जब एग्जाम देने जाओगे, देखो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, एग्जाम्स बहुत करीब हैं। और कुछ बच्चे जाहिर है एंड मौके पे पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम प्रेशर भी एक चीज़ होती है, थोड़ा सा एंग्शियस भी हो रहे होते हैं कि कैसा एग्जाम होगा, कैसा ग्रेड आएगा, कौन से कॉलेज में फिर जाएंगे। a lot of a lot of anxiousness points, a lot of thoughts might just start to come in a student's mind, and that's completely normal। बट हसल स्टेज में थके हुए एग्जाम देने नहीं जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होके एग्जाम देने जाते हैं। पूरा साल तुमने मेहनत की है, तो अब वो दिन, जिस दिन मेरा एक्चुअल एग्जाम है, वो दिन में मैं फ्रेश रहूं। एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फ्रेश। ओके, because you have to take proper sleep, you have to have proper breakfast। I would recommend you to do some physical exercise also, maybe if you can just wake up a bit early। बट 8:30 बजे जो है ना एग्जामिनेशन, तुम उस सीट पे हो। 8:30 बजे जब सीट पे होगे, 8:30 टिल जो 8:45 का जो टाइम है, जो पहले 15 मिनट है, जो 8:30 टिल 8:45 का जो टाइम होता है,
वो थोड़ा सेटलिंग टाइम होता है. इट इज अ सेटलिंग टाइम फॉर यू. व्हेन यू जस्ट गो, you will see a lot of brown tables, you will see the white chairs, you will see the invigilators just going around and stuff like that. You'll have to see where घड़ी is, घड़ी कहाँ लगी हुई है. और फिर 8:30 से लेके 8:45, 8:30 to 8:45 जो टाइम है, वो तुम अपना सेटलिंग टाइम लो. जस्ट सी अराउंड, लुक अराउंड, हैव सम वाटर, गो टू द वॉशरूम मे बी, and just chill out, just come, feel comfortable there. And then the next 45 minutes, जो अगले 15 मिनट होते हैं, सॉरी, 8:45 till 9, जो अगले 15 मिनट होते हैं, उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि वो अपना हेड डाउन कर लें. जैसे टेबल पे होते हैं ना, ऐसे करके सुकून से जरा हेड डाउन कर लो. और हेड डाउन करके, पेपर वन अगर है, लेट्स से 16 मई की बात कर रहा हूँ, 3 दिन के बाद तुम एग्जाम देने गए हो, एग्जाम में बैठे हो, 15 मिनट में जो हेड डाउन टाइम है तुम्हारा, जो 8:45 till 9, उस हेड डाउन टाइम में तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुकून से अपना हेड डाउन करना है. देन आफ्टर हेड डाउन, you have to visualize the paper. You have to visualize the paper, where you just, if you close your eyes, then you can also see the structure of paper one, right? Because अगर पेपर वन तुमने किया है तो तुम्हें पता है कि जैसे पेपर, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ तुम एक दफा वापस से. अक्टूबर 2024 है ना ये, देखो, ये इसका क्वेश्चन वन है. Part A will be of 2 marks, part B will be of 2 marks, part C will be of 4 marks, part D and part E will be of 6 and 6 marks. So this is one question. This is question number one, and the name of this case is Avatar. And now I'll have to, in the exam, I will have to read this small case study, and then I'll have to answer part A, part B, part C, part D, and part E in this question number one. And then same goes for question number two. Question two करेंगे, फिर क्वेश्चन थ्री करेंगे इसी तरह से, और फिर हम क्वेश्चन फोर करेंगे. Basically, we will have 4 questions in this paper one, and all 4 questions will have to be attempted without any choice and option available. बस याद रहे कि जब पेपर देने जाओगे, आज है 13th of May, 16th May को, आज से 3 दिन के बाद जब तुम एग्जाम देने जाओगे, तो वो एग्जाम में तुम एटलीस्ट आधा घंटा पहले प्लीज पहुंच जाना. सुबह 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, तो तुम्हें एटलीस्ट आधा घंटा पहले सीट पे होना चाहिए. यू हैव टू बी देयर फ्रेश, you have to eat good breakfast, you have to take proper sleep. And because if you sleep properly, if you charge yourself properly, then your performance in exam will be very good. If you are tired, if दिमाग थका हुआ होगा, अगर बॉडी आपकी थकी हुई होगी, आप फिजिकली टायर्ड होगे, मेंटली टायर्ड होगे, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं हो सकती है. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट that when you go for exam, you should be fresh, and you should have eaten proper breakfast, so that you have enough energy to perform an exam. It's a very important thing. Okay. एंड 8:30 बजे से लेके 8:45 तक तुम थोड़ा सेटल हो जाना. ये थोड़ा सा सेटलिंग टाइम लेना, बैठना, देखना, जुलना, हिलना जुलना. और बाकी जो ये 15 मिनट हैं, उसमें तुम्हें हेड डाउन करना है. और तुम्हें हेड डाउन करके जिस एग्जाम में बैठे हो, जैसे पेपर वन में अगर बैठे हो, तो तुम्हें वो वाला एग्जाम है ना, जहन में विजुअलाइज करना है. समझो अगर तुम बैठे हो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो मान तुमने वहाँ हेड डाउन किया हुआ है. हेड डाउन करने के बाद तुम सोच रहे हो कि अच्छा यार, पेपर वन में जो है ना, मेरे पास 4 क्वेश्चंस होंगे, चारों करने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और स्पीड तेज रखनी है, चारों क्वेश्चंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. कुछ बच्चे ये गलती करते हैं यार, कहीं नोट्स बना लेना तुम लोग, कोई नोटबुक में चाहो तो नोट्स बना लो. आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ टेक्निक्स हियर नाउ. एंड जो बात अच्छी लगे, जो बात लगे कि तुम्हें याद रखनी चाहिए, वो बात का तुम नोट बना लो अपने पास, ताकि तुम पेपर, ये अभी ये जो क्लासेस है ना हमारी अगली, जो मैंने बताई हैं 2 क्लासेस, वो हमारी पेपर वन फोकस्ड होंगी. एक दफ़ा मैं सारी पेपर वन की टेक्निक्स वापस कह रहा हूँ, तो ठीक है, ताकि तुम्हारे पास एक वो फ्रेश हो. तो कहीं लिख लेना अपने पास नोटबुक्स में कि अच्छा ये फला फला टेक्निक सर ने बताई है कि 8:30 पे एग्जामिनेशन सीट पे पहुंचना है.
लिख लेते हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स जो अपनी नोटबुक में टेक्निक्स लिख लेते हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपनी नोटबुक्स में टेक्निक्स को अपने हाथ से लिखते हैं, समझो कोई हेडिंग डाल दो अपने पास नोटबुक में, की टेक्निक्स ऑफ पेपर वन, जितनी सारी मैंने बातें करे जा रहा हूँ और करते जाऊंगा इन 2 क्लासेस के अंदर, उसके ना कई नोट्स बना लो कि अच्छा ये 6 7 8 बातें याद रखनी है। और जिस दिन पेपर वन देने जा रहे हो उस दिन उस लिस्ट को निकालना और एक दफ़ा रीड कर लेना। तो यू विल probably get more hold of paper one inshallah, okay? बात समझ में आ रही है? Mona Lisa is clear and और बाकी कौन कौन है भाई? अलीजे, बिलाल, हमजा, हसन, पूजा। क्या रिपोर्ट है? क्या हालात है? अलीजा क्लियर हो गई। अच्छा, ठीक है। तो और 9 बजे जब एग्जाम स्टार्ट करोगे 1.5 घंटा होगा। तो और कोशिश करनी है कि ऑर्डर में सॉल्व करना है, ठीक है? बिल्कुल ऑर्डर में जाना। कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं, ठीक है, पूजा इज ऑल्सो क्लियर, गुड, नाइस। सो कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जब वो पेपर वन स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करते हैं। वो क्वेश्चन वन देखते हैं, फिर क्वेश्चन टू देखते हैं, फिर क्वेश्चन थ्री देखते हैं, वो पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करते हैं। नो, आई डोंट सजेस्ट दिस ऑन टू माय स्टूडेंट्स। I would recommend you to directly start from question number one. Directly just start reading the case and ideally give like 20 to 21 minutes पर क्वेश्चन। एक सवाल को तुम 20 से 21 मिनट दे सकते हो बस। तो यूं समझ लो कि माइंड में ना ब्रेकअप बना लो कि 9 बजे से लेके 9 बज के 20 या 21 मिनट तक मुझे क्वेश्चन वन करना है। फिर 9 बज के 20 मिनट से या 9 बज के 21 मिनट से फिर 9:40 9:42 तक जो है तकरीबन क्वेश्चन टू करना है। फिर 9:42 टिल, समझो कितना हो जाएगा ये, 52, 10 बज के 2 मिनट। समझे? यानी कि टाइम डिवाइड कर लो, 20 20 मिनट्स ईच कर लोगे ना, तो मतलब पॉइंट ये कि माइंड में रख लो फ्रेम कि 9 बजे स्टार्ट करोगे एग्जाम, तो 9 बजे से 9 बज के 20 मिनट तक समझो क्वेश्चन वन, 9:20 से 9:40 क्वेश्चन टू, 9:40 से 10 क्वेश्चन थ्री, और 10 से 10:20 तक क्वेश्चन नंबर फोर। इस तरह से ना माइंड में रख लो कि 20 से 21 मिनट एक क्वेश्चन को देना है। बेसिकली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। इससे ये होगा कि तुम्हारे जब एग्जाम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन में ज्यादा टाइम लगाते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं क्वेश्चन वन में, फिर थोड़ा सा कम टाइम क्वेश्चन टू में लगाते हैं, फिर थोड़ा सा कम टाइम क्वेश्चन और थ्री में लगाते हैं, और क्वेश्चन फोर के लिए इनफ टाइम ही नहीं बचता है फिर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई भी होती है। प्रॉपर हमने इक्वल इंपॉर्टेंस अगर चारों सवाल को नहीं दी, तो इसका मतलब है कुछ क्वेश्चंस पे हम शायद ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस पे हम कम टाइम दे रहे होंगे, जो कि सही नहीं है बात। मुझे हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, और मुझे हर क्वेश्चन को 20 से 21 मिनट में सॉल्व कर देना है, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो या वो क्वेश्चन मुश्किल हो। आई हैव टू सॉल्व दैट एंड आई हैव टू जस्ट क्लोज इट ऑफ इन दैट गिवन टाइम फ्रेम। दैट्स द थिंग। ठीक है? अगर कुछ बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि वो टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम जो है ना एग्जाम की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट व्हेन यू आर इन द एग्जाम। कुछ बच्चों ने कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता है, उनको टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, बट बिकॉज ऑफ द inability to manage time, they are not able to do their exam well, and that's one of the top key mistakes that students make, right? So manage your time very properly, manage your energy,
Try to have proper sleep, try to have proper breakfast. Maybe I would suggest you, if that's a very high end technique, but कोई रोप स्किपिंग होती है ना, स्किपिंग जो रोप अगर तुम करते हो, कोई सुबह वो थोड़ी सी फिजिकल कोई एक्टिविटी कर लो हल्की सी, तो वो उससे भी बहुत परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली आती है। बस मैं एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ। एंड give equal importance to each question, that's a very very important thing। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। A lot of students do not read the questions carefully। वो जल्दबाजी में होते हैं, पता नहीं कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जो कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम वो ना हो। क्योंकि जाहिर है तुम इतनी मेहनत की है, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी के चक्कर में गलती करो। जब तुम रीडिंग कर रहे हो तो फोकस्ड रीडिंग करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, whatever the business is, try to visualize it। Let's say if I read this question one, Avatar owns a car repair business which operates in the private sector. It is a small business with two full-time employees. Avatar wants to find out the best way for a business to increase added value. Avatar's business needs finance for many reasons. Avatar wants to know how an economic recession might affect his business. Okay. So now it's a car repair business. Since it's a car repair business, I should try to visualize a car, and I should know, okay, a car repair business like will have a garage or a workshop, and there would be some parts, mechanics type log. Mm, and it's a small business. I need to understand that it's a small business, it's not a large business. And I need to customize my answer according to, just like I'm talking to a small business, right? छोटे बिजनेस की जो सोचने का तरीका होता है और एक जो बड़े बिजनेस के सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। छोटे बिजनेस के पास शायद इतने फाइनेंसेस नहीं होते जितने बड़े बिजनेस के पास होते हैं। छोटे बिजनेस के पास शायद कस्टमर की लॉयल्टी हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि वो पर्सनलाइज सर्विसेज शायद दे सकते हैं। जबकि लार्ज बिजनेसेस को फिर ये चीज़ मुश्किल होती होगी। सो स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस operate in a different way. We need to understand this also. And it's in the private sector, it's not in the public sector. It is privately owned and controlled. There is no intervention or ownership of government. And they just have two full-time employees. Okay. Now, whenever I talk about employees in my answers anywhere, I can just refer to this as an application. Oh, there are just two employees working here. And they want to increase added value. They try to come up with ways. Added value is the difference between the selling price and the cost of. Can someone tell me? Added value is the difference between selling price and the cost of. Come on, help me out here. Added value का क्या formula होता था? Yes, Hamza. Nice. Selling price minus cost of bought in material. Nice, Mona Lisa. Nice, Hamza. Good. So yeah, so it is to difference between selling price and material. So basically, if they're trying to add more value, maybe they're trying to charge a higher price for this car repair, or maybe they would want to cut down on the cost of materials such as car parts, such as components. Nice. Avatar's business needs finance for many reasons. Obviously, if they want to expand, if they want to maybe if they're facing some sort of difficulty, they would need finance. And how an economic recession might affect his business. Okay. So, part A, identify two features of a private sector business. Tell me, come on, you tell me the answers today. What are the two features of a private sector business? Private sector business के क्या features होते हैं? Business is owned and controlled by private individuals. Good. Rather than government। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ओन नहीं होता, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं।
and feature 2 it aims for it mainly aims for profit maximization, right? These are the two main features of a private sector business. See, I'm trying to write a proper sentence. I'm not just writing one word answers. Write complete sentences. Okay. And part B, identify two reasons why a business might remain small. Why do businesses remain small? Because owners की preference होती है, but private answers आ रहे हैं. लेकिन चलो reason one, owners might prefer to keep the business small. Good, Alize, good. और मे बी साइज ऑफ मार्केट इतना नहीं होता है, फाइनेंस कम होता है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस. जबरदस्त. सिंपल सिंपल आई थिंक. ठीक है. फ्री मार्क्स मिल रहे हैं, फ्री मार्क्स तो बिल्कुल भी ना छोड़ें. मुश्किल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और गलती हो जाती है तो सही है, बट इजी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल भी ना छोड़ें. पार्ट सी क्या कहता है? आउटलाइन वन रीजन व्हाई एविटार माइट नीड ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइनेंस. अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्यों चाहिए होगा और लॉन्ग टर्म क्यों चाहिए होगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्यों चाहिए होगा एविटार को? शॉर्ट टर्म होता है जो विद इन 1 2 years, फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Why would Avatar need a short-term source of finance? क्यों चाहिए होता है? Such as to pay wages, very nice, day-to-day business expenses. इसके लिए हम अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल अपना मैनेज करने के लिए, जो डे टू डे फाइनेंस, डे टू डे एक्सपेंसेस. मे बी वर्किंग कैपिटल के लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो सकता है चाहिए हो. लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी एक्सपेंशन के लिए हो. ठीक है. Avatar may need short term finance to manage may need short term finance to manage their working capital. This will be used to pay day to day expenses such as rent of repair shop, purchase of car components, or paying wages to the two employees. Right? Short-term finance will be needed to finance the working capital, and Avatar may need long-term finance when planning for growth. ठीक है. या कोई नई मशीन खरीदनी है, कोई नया इक्विपमेंट खरीदा है, कोई भी करो ग्रोथ है ना. Avatar may need long-term finance when planning for growth. This will this would be if Avatar plans on to purchase some new equipment, or if opening a new repair shop. Or opening a new repair shop. See how am I writing, how I am applying my answer to the case,
I'm actually talking about the repair business. I'm talking about the two employees. I'm trying to make my answer very specific to the situation. And that is a very important skill to have in exam. Whenever you write an answer, you should be connecting your answer back to the case study. It's a really, really important skill. Examiners should feel like that, yes, you are talking about the business specifically, and that's a very important skill. Okay. Okay. फाइनली मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ पूरा पूरा आंसर ताकि तुम्हारे पास माइंडसेट वापस से क्लियर हो, स्ट्रक्चर वापस से क्लियर हो। एंड लास्ट पार्ट इसका क्या कहता है? एक्सप्लेन टू वेज अ बिजनेस कैन इंक्रीज एडेड वैल्यू। Explain two ways a business can increase added value, which is likely to be the best way for a business to use. Now, this is a generic question. This question is not referring back to Avatar. This is a generic question. I don't need to connect it back to the question. I don't need to connect it back to the case now. I just need to write in general that how can the value be added. So I'll have to write any two methods. This is a 6 mark question, and I'll have to write 2 points, and then I'll have to conclude that uh, which is likely to be the best way for a business to use. So I think एक रास्ता हम प्राइस से रिलेटेड लिख सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा सर्विस आप ऑफर कर दो, पैकेजिंग इंप्रूव कर दो, ब्रांडिंग इंप्रूव कर दो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लेकर आ जाओ, ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस समहाउ। और आई कैन ऑल्सो राइट इट हाउ टू maybe any one strategy on how to cut down on material cost, maybe buy in bulks or go for a cheaper quality मटेरियल की। ऑल्टरनेट सप्लायर आप ढूंढ लो जो आपको सस्ता रॉ मटेरियल दे दे। किसी भी तरह से एक हमें प्राइस बढ़ाने का मेथड लिख देना चाहिए, एक हमें मटेरियल कॉस्ट कम कर देने का मेथड लिखना चाहिए, और आई थिंक फिर हमें कंक्लूड करना चाहिए कि कौन सा वाला जो है वो बेस्ट वे होता है वैल्यू ऐड करने का। सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, यू शुड कॉपी इट डाउन विद मी, इट्स इंपॉर्टेंट टू कॉपी इट डाउन। ओके, एंड सी हाउ एम आई राइटिंग। ओके, a business can add more value by increasing their selling price, by increasing their selling price through offering better features in a product. The new features could be made distinctive from the competitive products in order to convince the customers to pay a higher price. To pay a higher price. I'm keeping the answer in general because I don't need to connect it back. Alternatively, a business can opt for lower quality material, can opt for lower quality material in order to cut down material cost and therefore add more value. This can be done. This can be done without affecting the final price. In my opinion,
adding an extra feature will be a better strategy to add value as using low quality material will negatively impact the customer satisfaction and in the longer run lower quality and impact the brand image negatively, because in the longer run quality will impact how your brand looks like for the. अब थोड़ा थोड़ा आई थिंक अब हम लोग सॉलिड हो चुके हैं आंसर राइटिंग के अंदर। मैंने भी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखी है आज, ताकि जो स्ट्रक्चर तुमने सीखा है उसको हम इन्फोर्स कर सकें। और मेन हम पेपर वन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो पेपर वन 16 मई को दे रहे हैं इंशाल्लाह वो हम बेस्ट से बेस्ट दे सकें। बाकी इसके अलावा कोई ऐसे टॉपिक्स हों जो तुम समझते हो तुम्हें समझने हैं, यू कैन यू कैन ब्रिंग दोज क्यूरीज ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी फिर हम एक दफ़ा कल इसके क्वेश्चन टूज पे भी जाएंगे, थ्रीज पे भी जाएंगे, फोर्स पे भी जाएंगे, but later on. All right, Claire?